तो हमने इस चैप्टर में कर लिया था चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, और रिवर्स प्रोसेस भी हमने पढ़ा था। रिवर्स प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, सब्लिमेशन का मतलब होता है सीधा एक वाली स्टेट को मिस कर दिया, ठीक है। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड स्टेट और टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे कि आयोडीन या फिर ये सॉलिड CO2 जिसको कहते हैं ड्राई आइस, ये डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से किस में होते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चेंज स्टेट ये हम पढ़ चुके हैं। सॉलिड टू लिक्विड वाले को प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड वापस फ्यूज़न हो गया, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। अब आता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस चेंज हो रहा है तो उसको मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, यानी स्टेट चेंज होने के लिए कितनी रिक्वायर्ड हीट ऐसे समझ लो, ठीक है, कि कितनी हीट लगी होगी एक यूनिट मास को। तो एक यूनिट मास की बात हो रही है। द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट टू द सबस्टेंस, सबस्टेंस को मिलेगी तभी वो चेंज करेगा स्टेट, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ सबस्टेंस। लेकिन ये यूनिट मास के लिए, अगर m मास के लिए होएगा तो m को l से मल्टीप्लाई कर देंगे, l को ही कहते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट भी दो टाइप के होते हैं, क्योंकि प्रोसेस दो हो रहे हैं। देखो, फ्यूज़न हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट का फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा, टोटल हीट कितनी चाहिए, अगर एक यूनिट मास को L चाहिए तो m मास को कितने चाहिए, m इंटू एल। तो L कितना आएगा यहाँ से, Q/m। Q की यूनिट क्या होती है, जूल, और मास की क्या होती है, kg। तो SI यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, L को बोलते क्या है, लेटेंट हीट बोला जाता है, और इसकी SI यूनिट होती है जूल पर kg, जूल पर kg। नाउ लेटेंट हीट दो टाइप के होते हैं। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, प्रोसेस फ्यूज़न कौन सा है, जब सॉलिड और लिक्विड स्टेट आपस में क्या हो जाए, एक्सचेंज होगी। फॉर लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड जा रहा हुआ तो हमेशा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ही लेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न फॉर अ सॉलिड लिक्विड स्टेट चेंज इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सिंपली हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। LV से करेंगे तो वेपराइजेशन हो जाएगा, ये LF है। वेपराइजेशन किसे बोलते हैं, जब लिक्विड गैस स्टेट चेंज होएगी, लिक्विड मतलब गैस में चेंज होएगा, उसको LV से डिनोट करें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे एक ग्राफ हम देखेंगे तीनों स्टेट के बीच में, टेम्परेचर और हीट के बीच में ये ग्राफ है। तो मान लो कि 0 डिग्री से बिलो ये टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 0 से बिलो है। तो 0 से बिलो क्या आएगा, सॉलिड फेज होएगा, जैसे कि आइस। तो 0 से कम वाली स्टेट में वो क्या आएगा, आइस होएगा। एग्जैक्टली 0 पे, एग्जैक्टली 0 पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब पूरी तरह मेल्ट होएगा तब तक 0 पे ही रहेगा। तो सॉलिड किस में बदल गया, लिक्विड में, क्योंकि स्टेट चेंज होने पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसीलिए टेम्परेचर 0 ही रहा। 0 से बिलो क्या था, सॉलिड, आइस थी मतलब। तो 0 पे स्टार्ट हुआ मेल्ट होना, 0 पे ही रहेगा टिल पूरा मेल्ट ना हो जाए। तो पूरा मेल्ट हो गया, 0 पे ही रहा। मेल्ट होने में कितनी एनर्जी लगी, देखो स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे, और ख़त्म कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। तो कितनी एनर्जी लगी, Q = mLF। इतनी हीट रिक्वायर्ड हुई इस काम को करने में। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ हीट गिवन, इतनी हीट देते हैं कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बस हीट खत्म। उस हीट की वजह से टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है। अब इसके बाद वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका पूरी तरह। अब वो स्टार्ट होता है उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा जैसे जैसे तुम हीट दोगे, हीट देंगे, देखो हीट बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लिक्विड ही है, अभी भी लिक्विड है, अभी लिक्विड है। यहाँ पे पहुँच के अब वो वेपर्स बनने लग गए हैं, यानी अब वो गैस से स्टेट में जा गया।
गैस स्टेट में पहुंचेगा, अब फिर से इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक वो गैस स्टेट में ही रहेगा, तो कितनी हीट हमने उसको दी होगी, m इंटू एल वी, यही है वो लेटेंट हीट, क्योंकि यहाँ पे कितनी एनर्जी दी होगी तुमने स्टेट चेंज होने के लिए, Q इक्वल्स टू एम एल वी। टेम्परेचर डज नॉट चेंज, जब स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर सेम ही रहा, 100 डिग्री पे वो लिक्विड भी है, 100 डिग्री पे वो स्टीम भी है, उसके बाद वो गैस स्टेट में बढ़ता जाएगा, 100 डिग्री के ऊपर तो बॉयल होने लग जाएगा। यानी जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, एक जितनी एनर्जी किसी सब्सटेंस को देते हैं वो उसको बस कन्वर्ट करने में यूज़ होती है, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं होएगा। 0 डिग्री पे वो सॉलिड भी है, 0 डिग्री पे वो आइस भी है, लिक्विड भी है। तो ये ग्राफ हमने याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द आइस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अब हमने ये पीछे पढ़ा था स्पेसिफिक हीट किसे बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट होता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 यूनिट तक हीट करने के लिए जितनी रिक्वायर्ड क्या होती है, एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक का मतलब है 1 ग्राम के लिए वैलिड है, अगर सिंपल हीट कैपेसिटी बोलेगा तब वो पूरे सब्सटेंस के लिए वैलिड है। ठीक है, तो 1 यूनिट मास को 1 यूनिट डिग्री टेम्परेचर तक राइज करने में जितना हीट मिलेगा वो इतना मिलेगा। m को मिले m, अगर 1 यूनिट को s मिल रहा है तो m को कितना मिलेगा, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ऐसे समझो कि किसी सब्सटेंस को का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, टोटल हीट डिवाइड बाई टोटल टेम्परेचर, ये पूरे सब्सटेंस का है। तो 1 यूनिट मास का कितना आएगा, बस यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मास टेम्परेचर को नीचे डिवाइड करने का पर यूनिट मास के लिए। अब सिंबल कैपिटल एस थोड़ी ना होगा, अब तो स्मॉल एस हो जाएगा। यानी स्मॉल एस क्या होता है, अगर स्मॉल एस को हम, स्मॉल एस क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी। तो यहाँ से कितनी हीट मिली, डेल क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल टी, इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ये यहाँ पे किसकी स्लोप की बात हो रही है, when the slope of the graph is less it indicate that the high heat capacity। ऊपर ग्राफ बना हुआ था, अगर उसकी स्लोप कम है तो हाई हीट कैपेसिटी है, अगर स्लोप ज़्यादा है तो लेस हीट कैपेसिटी है। अब आता है वाटर, जब वाटर वेपर होएगा, ठीक है, द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूज़न, जब वाटर को फ्यूज़ होने के लिए कितनी हीट चाहिए, मतलब आइस को फ्यूज़ होने के लिए कितनी हीट चाहिए, 3.33 टू 10⁵ जूल पर केजी। 1 किलोग्राम की बात हो रही है, यानी कि 1 किलोग्राम आइस को 0 डिग्री पे पानी बनने के लिए इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है, 3.33 इंटू 10⁵। 1 kg मेल्ट हो जाएगा आइस और 0 डिग्री, क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है तो 0 डिग्री पे ही रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट वही है। पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 22.6 इंटू 10⁵ है ये, ठीक है, सही कर लो इसको, 10⁵ जूल पर केजी। इसका मतलब इतनी हीट चाहिए होगी 1 kg को कन्वर्ट होने के लिए, वाटर को किस में, स्टीम में, किसने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री पे। तो ये वाटर के लिए फिक्स वैल्यूज़ हैं जो अपने को याद रखनी है। नाउ क्या कह रहा है, वाई burns from steam are usually more serious than from the boiling water। क्योंकि ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। देखो, फॉर वाटर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, 22.6 इंटू 10⁵ 1 kg के लिए, दैट इज कि 1 kg को कन्वर्ट करने के लिए इतनी हीट की जरूरत पड़ेगी ऑफ वाटर टू स्टीम एट 100 डिग्री। सो द स्टीम एट 100 डिग्री कैरीज इतनी एनर्जी ज़्यादा है पानी से, उसकी इतनी एनर्जी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब यही तो है कि देखो यहाँ से लेके जब वो ऐसे था, वो ग्राफ देखो, जब बॉयल ये था सॉलिड, फिर लिक्विड बन गया, फिर गैस बन गया,
फिर वेपर्स बन गए। तो यहाँ पे पानी तो वो यहीं पे है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितनी एनर्जी लगी है, क्योंकि यहाँ पे वो वेपराइज होना स्टार्ट हुआ है और हुआ यहाँ तक है, यानी 1 kg को यहाँ तक जाने में कितनी एनर्जी लगी है, इतनी। तो पानी से इतनी ज़्यादा एनर्जी है ना इसके पास, इसलिए स्टीम से जलना ज़्यादा सीरियस है एज कंपेयर टू सेम डिग्री पे पानी से, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। अब देखो जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो ऐसे न्यूमेरिकल यहाँ पे किया हुआ है, न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो 0.15 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री इज मिक्सड विद 0.30 kg ऑफ वाटर एट 50 डिग्री in a container. The resulting temperature is this. Calculate the heat of fusion of ice. जो हमने इससे पहले टॉपिक किया था कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का ही प्रिंसिपल यहाँ पे लगेगा। हमने किया था हीट और लॉस इक्वल टू हीट गेन होता है। जब भी दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो हीट लॉस इक्वल टू क्या होता है, हीट गेन होता है। तो अब ध्यान से देखो, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हम क्या क्या मिला रहे हैं। 0 डिग्री आइस कितने केजी है, तो ये आइस के पीस है, ठीक है। इनका मास है 0.15 kg, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इनको हमने मिक्स किया है पानी के साथ, तो पानी के साथ हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब जो पानी का टेम्परेचर है, मास है 0.30 kg और टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। जब इसको मिक्स करेंगे तो रिजल्टिंग जो टेम्परेचर होएगा, पूरे मिक्सचर का जो टेम्परेचर होएगा वो 6.7 डिग्री सेल्सियस होएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस निकालिए। अगर स्पेसिफिक हीट क्या है 4186, ये पानी का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। अब आप लॉजिकली समझेंगे कौन हीट लॉस करेगा कौन हीट गेन करेगा और फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। अब पानी आइस क्या है 0 डिग्री पे है और पानी 50 डिग्री पे है, यानी अगर पानी को इसमें मिलाएंगे तो आइस पहले 0 डिग्री पे हीट गेन कर रही होगी। अब हीट गेन करेगी तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं, यानी ये पिघलेगी लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, 0 डिग्री पे ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि स्टेट चेंज होती है तो क्या नहीं चेंज होता है, टेम्परेचर। स्टेट ज़रूर चेंज होती है। तो जब हम इसमें पानी डाल रहे हैं तो ऐसा समझो कि आइस पिघल रही है लेकिन उसका टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री ही है। तो जब वो 0 डिग्री पे पूरी तरह पानी बन जाएगा, उसके बाद कितने डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा उसका 6.7 डिग्री तक, क्योंकि पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 6 डिग्री। और ये पानी है, इसका पहले कितना था टेम्परेचर 50 डिग्री, और जब मिक्स कर रहे हैं आइस में तो बाद में कितना हो गया इसका 6.7, यानी लूज किसने किया वाटर ने और गेन किसने किया आइस ने। तो बस अपने ये दोनों क्वेश्चनों को इक्वल करना है। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एल क्यू एम सी एम एस डेल्टा टी। तो हीट किसने लॉस किया है पानी ने। पानी की स्टेट चेंज हुई क्या, नहीं, वो तो 50 डिग्री पे भी पानी है और 6.7 डिग्री पे भी क्या रहेगा पानी रहेगा। इसका मतलब उसकी कोई स्टेट चेंज नहीं हुई है। स्टेट चेंज नहीं हुई तो फिर वो लेटेंट हीट वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है डेल क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये कब लगता है जब स्टेट चेंज ना हो, अगर बाई स्टेट चेंज है तो फिर कौन से लगेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन। अभी देखो मास की जगह एम एस वाटर का दिया हुआ था। अब इस वाटर का पहले कितना टेम्परेचर है 50। अच्छा ये डेल टी होता है, इसका मतलब होता है टेम्परेचर का डिफरेंस। तो पहले 50 था, अब कितना है 6.7, तो दोनों को हमने माइनस कर दिया। देखो तो इसको सॉल्व करने के बाद मास गिवन था 0.30, लेटेंट स्पेसिफिक हीट गिवन है, नहीं भी हो तो यही याद रखना है 4186 एंड इतना आंसर आ गया। ये हीट किसने गेन की है, लूज़ की है पानी ने, और गेन किसने की है आइस ने। आइस पहले पानी बनेगा, यानी सॉलिड किस में चेंज होएगा लिक्विड में। स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होएगा, तो उसको कितनी हीट चाहिए Q इज इक्वल टू MLF। तो कितनी हीट चाहिए उसको पानी बनने के लिए M इंटू LF। अब ये क्यों लगाया, क्योंकि स्टेट चेंज होने पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये वाली हीट थोड़ी नहीं यूज़ करेंगे, कौन सी करेंगे जो स्टेट चेंज होने पे होती है। Q इज इक्वल टू MLF वाला फॉर्मूला, M दिया हुआ है, LF हमने ढूंढना है क्वेश्चन में। अच्छा उसके बाद वो जब 0 डिग्री पे पानी बन जाएगा, 0 से अब उसका टेम्परेचर कितना टोटल जाएगा 6.7 तक।
क्योंकि पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है 6.7, तो अब वो धीरे धीरे गर्म होएगा, धीरे धीरे गर्म होगा, 6.7 पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वो भी ठंडा हो चुका है, 50 डिग्री से 6.7 पे आ गया, और ये भी 0 डिग्री से कहाँ पहुँच चुका है 6.7। अब इक्विलिब्रियम आ गया, अब नो टेम्परेचर एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज, टेम्परेचर चेंज होएगा ही नहीं। तो अब यानी अब ध्यान से देखा जाए तो आइस के अंदर हमने दो एनर्जीज को क्या किया, ऐड किया। एक आइस 0 डिग्री पे क्या बनी है, पानी, और एक पानी 0 डिग्री पे ही क्या बना, सेम जो आइस पिघल के पानी बनी है वो अब 0 डिग्री से कितना डिग्री तक राइज होने वाली है 6.7। ठीक है, तो वाटर ने लॉस किया, आइस ने गेन किया। आइस ने कितना गेन किया देखो ध्यान से, तो हीट लॉस इक्वल टू होता है हीट गेन के बराबर। लॉस किसने किया, पानी ने, तो ms डेल्टा टी, और आइस ने पहले वो पानी बना इतनी एनर्जी से, प्लस ms आइस, पानी बन चुका है अब, तो ms वाटर लेंगे, ms वाटर, यहाँ पे पानी है, ठीक है, पानी बन चुका है, इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे हमने मास कितना लिया था 0.15, स्पेसिफिक 4186, चेंज इन टेम्परेचर 50 माइनस 6.7, मास पानी आइस का कितना था, टेम्परेचर डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता, बड़े में से छोटा माइनस करना है। मास ऑफ गेन किसने किया, आइस ने, 0.15 लेटेंट हीट ऑफ आइस निकालना है, प्लस मास ऑफ आइस 0.15 इंटू स्पेसिफिक डॉट वाटर 4186, चेंज इन टेम्परेचर 0 से कहाँ जा रहा है 6.7। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और लेटेंट हीट आ जाएगा। ठीक है, यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या ढूंढना होता है, किसने लूज किया किसने गेन किया, दोनों को इक्वल कर देना है। अब आता है हीट ट्रांसफ़र। इस चैप्टर का लास्ट फेज है ये, हीट ट्रांसफ़र। अब हीट ट्रांसफ़र सोर्स से किन किन मेथड से ट्रांसफ़र हो सकती है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र। तो पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। इसी डायग्राम में सारे एग्जांपल हैं। जब किसी रॉड को अगर हम गर्म करें तो रॉड का पहले ये वाला पार्टिकल गर्म होएगा, फिर वो हीट इसको ट्रांसफ़र करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, इसको करेगा, यानी हीट मटेरियल टू मटेरियल ट्रांसफ़र हो रही है और फिर हम तक पहुँचेगी। तो एक मटेरियल गर्म हो रहा है, एक पार्टिकल गर्म हो रहा है, फिर वो हीट किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, नेक्स्ट वाले को, फिर नेक्स्ट वाले को, नेक्स्ट वाले को, तो वो हीट हम तक पहुँचेगी। इस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन। इसमें हीट का हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, किसी मीडियम के थ्रू आई है। आई सब में मीडियम के थ्रू है, लेकिन ये क्या है, सॉलिड मीडियम है। अगर हम हीट से इतनी दूर रहें तो हम पे हमारे पास जो रेडिएशन आएगी वो मेथड कौन सा हुआ, रेडिएशन। ये भी मीडियम के थ्रू आई, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल टू पार्टिकल कोई सीन नहीं था, सीधा जो मीडियम हमारी तरफ आ रहा वो गर्म था। अगर हम एग्जैक्टली हीट ऊपर को फील करें, मतलब जो हीट जो रेडिएशन इधर को जा रही है, ये इसको कन्वेक्शन बोला जाता है। यानी कन्वेक्शन में गर्म जो हवा है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। गर्म हवा कहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे है, तो वो कहाँ मूव करेगी, ऊपर। ऊपर से ठंडी हवा नीचे आएगी, फिर से ऊपर गर्म मूव करेगी, फिर ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस क्या है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो कहीं भी रेडिएशन जहाँ दूर तक फैल रही होगी वहाँ उस मेथड को क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो इन तीनों मेथडों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले वाले में क्या होता है, कंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द टू एडजेसेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस। अब क्यों हीट ट्रांसफर हुई थी, जो रॉड का अगले वाला हिस्सा है जो आग के पास है वो गर्म हो रहा है, जो हमारे हाथ में वो क्या है, ठंडा है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, एक पार्टिकल टू पार्टिकल हम तक पहुंचेगी। ठीक है, इफ वन एंड ऑफ द मेटेरियल रॉड इज हीटेड, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस कंडक्शन फ्रॉम द हॉट एंड टू द, और किस एंड से किस एंड की तरफ जाएगी हीट, हॉट से कोल्ड वाले की तरफ जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एग्जांपल में बताया जा रहा है कि ये एक रॉड है जिसका लेंथ L है, टी सी का मतलब है ये इसका कोल्ड या टी सी और डी कोई भी एंड में ले लिए, टेम्परेचर 2 एंड ले लिए, ठीक है। टी सी बड़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ है टी सी इज ग्रेटर देन टी डी, यानी ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है, सी वाले पोर्शन पे। तो हीट ट्रांसफ़र इस एरो की तरफ होएगी, क्योंकि हायर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है। तो जो हीट ट्रांसफ़र होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफ़र को बोला जाता है पावर। द रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र मतलब पावर किन किन बात पे डिपेंड करती है, ध्यान से देखो। नंबर 1, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट H प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टी सी और डी के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वायर का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उस वायर की लेंथ। तो H किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, एरिया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। प्रोपोर्शनल हटा के यहाँ पे K लगाते हैं, और K को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल सकते हो। ऐसा यूनिट होती है इसकी जूल सेकंड -1, मीटर -1, केल्विन -1, या वॉट के टर्म में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया जो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, इसको ये H के नीचे बाय डिफ़ॉल्ट T भी है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को P बोलते हैं, वैसे तो H से डिनोट करना है, ठीक है। तो रेट का मतलब होता है टाइम से बाय डिफ़ॉल्ट ये डिवाइड है, टाइम एक यूनिट है, तो H/T है। H/T क्या होगा, हीट एनर्जी बाई टाइम पावर होता है। तो हमारे पास ये आ गया है हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला कि कितना रेट ऑफ फ्लो करेगा किसी रॉड में हीट, और मेथड कौन सा हुआ, ये कंडक्शन। किस वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। हायर हॉट वाले एंड से कोल्ड वाले की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैसेज आर पुअर थर्मल कंडक्टर वाइल लिक्विड हैव कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैसेज। Metals are good thermal conductor. Wood, glass, wool have small thermal conductivity. Small cooking pot have copper coating on the bottom. Being a good conductor of heat, copper promotes the distribution of the heat over the bottom of a pot for uniform cooking. तो कॉपर मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, तो वहाँ ऐसे यूज़ करते हैं, उस पर नीचे कोटिंग की जाती है। आगे बोल रहा है प्लास्टिक फॉर्म्स ऑन द अदर हैंड आर द गुड इंसुलेटर मेनली बिकॉज दे कंटेन दी पॉकेट्स ऑफ एयर, मतलब एयर अगर ट्रैप हो जाती है तो वहाँ पे हीट जो है बाहर नहीं जा सकती है, ठीक है। हाउसेज मेड ऑफ कंक्रीट रूफ गेट वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर, ये देखो लिखा है जो कंक्रीट रूफ के होते हैं वो सर्दी में गर्मियों में जल्दी गर्म हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कंक्रीट इज मॉडरेट हाई। Therefore, people usually prefer to layer the earth or a foam insulation on the ceiling so that heat transfer is prevented and keep the room cooler. ट्रांसफ़र ऑफ हीट को बचाने के लिए घास की या कुछ ऐसा ऊपर लगाते हैं, मतलब कंपेयर अगर हम करें पत्थरों वाले घर से और वो कंक्रीट वाले से, तो पत्थरों वाला ज़्यादा ठंडा होएगा क्योंकि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। अब आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मोड क्या था, जहाँ पे मैटर एक्चुअल में मूव करता है, देखो गर्म हवा ऊपर जाएगी और ठंडी हवा नीचे आएगी। द मोशन ऑफ द मैटर इट्स पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड, ये सॉलिड में हो नहीं सकता है। तो कन्वेक्शन मेथड से जब हीट ट्रांसफर होती है सिर्फ किस में होती है, फ्लूइड्स में। कन्वेक्शन कैन नेचुरल और फोर्स्ड। नेचुरल कन्वेक्शन हमने पढ़े हुए, सी ब्रीज क्या होता है और लैंड ब्रीज वाले कंसेप्ट। अब इसमें क्या होता है, नेचुरल कन्वेक्शन ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन अ फ्लूइड इज हीटेड फ्रॉम बिलो द हॉट पार्ट एक्सपैंड एंड देयरफॉर बिकम लेस डेंस बिकॉज ऑफ buoyancy and it rises and upper part replace it, upper colder part replace it, this again get heated rises up and replaced by the colder part। ऐसे चलता रहता है, गर्म हवा ऊपर जाएगी और ठंडी हवा नीचे आएगी, फिर गर्म होगी ये ऊपर जाएगी फिर ठंडी वाली नीचे आएगी, ऐसे चलता रहता है। इसका रीज़न ये है कि फ्लूइड को जब भी हीट करते हैं नीचे से
तो वो हॉट पार्ट एक्सपैंड होता है, उसका डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए वो हवा में अप ऊपर जाने लग जाता है। सी ब्रीज में क्या होता है, दिन के टाइम पे ग्राउंड वाली जगह पे ज़्यादा धूप पड़ेगी, मोर क्विकली हीट्स अप मोर क्विकली देन द लार्ज वाटर बॉडीज। तो जर्नली जहाँ पे लेक है या फिर बीचेस है, वहाँ पे दिन के टाइम पे लैंड वाले एरिया पे ज़्यादा धूप जल्दी गर्म होएगा लैंड वाला एरिया, और सी बॉडीज़ वाला जो एरिया है वो थोड़ा टाइम लगाएगा गर्म होने में। इसका मतलब ठंडी हवा किधर है, लैंड की सी बॉडी की तरफ, और गर्म हवा किधर है, लैंड की तरफ। तो गर्म हवा किधर मूव करेगी, सी बॉडी की तरफ, और सी बॉडी से ठंडी हवा किधर मूव करेगी, ग्राउंड की तरफ। इसलिए वहाँ पे दिन में धूप में भी ठंडी हवा चल रही होगी बीचेस पे, ये रीज़न है। बाय ट्रांसफर ऑफ हीट यूजिंग कन्वेक्शन मेथड। तो ये बता रहा है यही चीज, दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। वाटर का हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो थोड़ा टाइम लगाएगा गर्म होने में, और उतना ही टाइम ठंडा होने में भी लगाएगा। ठीक है, देन बिकॉज लेस द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द वार्म ग्राउंड इज हीटेड। अब जो ग्राउंड वाला पोर्शन है जल्दी गर्म हो गया, तो उसके कॉन्टैक्ट, उसके आसपास जो हवा होगी वो भी गर्म होगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो किधर को मूव करने लग जाएगी, कोल्ड वाले पार्ट की तरफ। और कोल्ड वाला पार्ट किधर मूव करने लग जाएगा, लैंड की तरफ। कोल्ड एयर जो है वो लैंड की तरफ फ्लो होने लग जाएगी। लैंड ब्रीज उल्टा होता है, रात के टाइम पे उल्टा हो जाएगा। अब पानी उतना ही टाइम लगाएगा लॉस करने में हीट भी। तो एट नाइट ग्राउंड लूजेज इट्स, ग्राउंड पे जल्दी ठंड हो जाएगी, ठंड मतलब ग्राउंड पे रात के टाइम पे जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब इधर वाली ठंडी होगी हवा, और वाटर उसके कंपैरिजन क्या है, गर्म है, तो अब वो वाली हवा इधर को चलने लग जाएगी, यानी रात के टाइम पे यहाँ पे गर्म हवा चलेगी। ठीक है, बीचेस पे, तो दिन के टाइम ठंडी चलेगी। तो ये है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, ये नाइट वाला और ये डे वाला। ट्रेड विंड कुछ नहीं है, एक डेफिनेशन सी है, मतलब हवा का चलना है। द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज हीटेड मोर बाय द सन रेज देन पोल्स। पोल्स, इक्वेटर वाला पार्ट कहता है ज़्यादा हीट होता है पोल के कंपैरिजन। द हॉट एयर एट द इक्वेटर एक्सपैंड एंड लेस डेंस एंड राइजेस। तो इक्वेटर से हवा किधर को मूव करने लग जाती है, पोल की तरफ। देन द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोल मूव्स टू द इक्वेटर, दिस इज कॉल्ड द ट्रेड विंड। कि यहाँ पे गर्म हवा चलने लग जाएगी, और जो इक्वेटर वाला पोर्शन है वहाँ पे ठंडी हवाएं चलने लग जाएगी। फोर्स्ड कन्वेक्शन, ये जानबूझ के करा हुआ हीटर सिस्टम होता है। ठीक है, वो तो नेचुरल थी, सी ब्रिज और लैंड ब्रिजेस जो हमने पढ़े वो नेचुरल है। फोर्स्ड है मतलब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी काम है। अ फोर्स कन्वेक्शन इज मटेरियल इज फोर्स टू मूव बाय अ पंप और सम अदर फिजिकल मीन्स। फोर्स एयर हीटिंग सिस्टम इन होम, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। द कूलिंग सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन, उसके अंदर कूलेंट होता है, तो गर्म हवा को अंदर डेंसिटी कम कर देता है, तो हीट बाहर चली जाती है। अंदर डेंसिटी कम हो जाएगी हवा की, तो हीट बाहर चल जाएगी। In human body, the heart acts as a pump that circulates the blood through the different parts of the body, transfer heat by the force convection and maintaining it at a uniform temperature. ये हार्ट का काम होता है। अब तीसरा मैकेनिज्म है रेडिएशन। रेडिएशन वाले में अब कोई मूवमेंट नहीं है मैटर की, ठीक है, इसमें सिर्फ रेडिएशन ही ट्रैवल करेगी, तो मैटर ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ द हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम कॉल्ड रेडिएशन। जैसे सनलाइट यहाँ तक आ रही है, तो बीच में इतने सारे एटमॉस्फेयर लेयर भी तो हैं, तो वो सारे पार्टिकल तो नहीं यहाँ पहुँच रहे हैं, सिर्फ क्या पहुँच रही है, उसकी हीट पहुँच रही है। तो उसकी हीट किस मेथड से यहाँ पे पहुँची है, रेडिएशन मेथड से। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन बोला जाता है उसको। द एनर्जी सो रेडिएटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। ऑल बॉडीज एमिट रेडिएंट एनर्जी वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। हीट ट्रांसफर टू द अर्थ फ्रॉम द सन थ्रू द एम्प्टी स्पेस भी इसका एक क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब एंड एमिट रेडिएंट एनर्जी बेटर देन द बॉडीज ऑफ लाइट कलर। अब ये यहाँ इसका ब्लैक बॉडी से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का है। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है डेली लाइफ में हीट ट्रांसफर से रिलेटेड।
We wear the white or light colored clothes in summer so that they absorb the least heat from the sun. Reflect, ये absorb कम करते हैं यानी reflect ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इसलिए इस कलर के लाइट कलर के जो भी क्लॉथ होते हैं. दूसरा, ड्यूरिंग द विंटर वी यूज़ अ डार्क कलर ताकि हीट एब्जॉर्ब रहे, हमारी बॉडी से जो हीट है वो बाहर ना जाए सराउंडिंग में. द बॉटम्स ऑफ द यूटेंसिल्स for cooking food are blackened so that they absorb maximum heat from the fire and get the vegetable be cooked. तो नीचे से उस बर्तन पे ब्लैक कलर किया जाता है ताकि हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो. अब हमने सीधा ये करना है ब्लैक बॉडी. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखिए ध्यान से. अ बॉडी दैट एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट ऑफ ऑल वेवलेंथ इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी. यानी एक ऐसी बॉडी कोई भी लाइट किसी भी वेवलेंथ की उस पर पड़ेगी अगर, तो वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगी. अ ब्लैक बॉडी ऑल्सो एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल. अगर एब्जॉर्ब कर सकती है तो एमिट भी कर सकती है. तो सारी वेवलेंथ, पॉसिबल वेवलेंथ को क्या कर सकती है, एमिट भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है. उसे ब्लैक बॉडी बोलते हैं. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, द रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. उसका ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है T1 टेम्परेचर और लैम्डा के साथ. तो यहाँ पे अगर इस ग्राफ को एनालाइज करें तो इस तरफ लिखा हुआ है रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ, और यहाँ पे इस ग्राफ का एक वेवलेंथ लिखा हुआ है लैम्डा. तो ये ब्लैक बॉडी का रिलेशन है, मतलब एनर्जी और किसके साथ है, एक यूनिट वेवलेंथ के साथ. टी अलग अलग टेम्परेचर के लिए T3 सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये ऐसा हाईएस्ट कर्व है, लोएस्ट कर्व है. अब यहाँ देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये जो पीक वैल्यू है ये घटती जाएगी. देखो ये पीक वैल्यू इसकी तो एनर्जी की तो बढ़ेगी, लेकिन जो लैम्डा है वो और शिफ्ट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. यानी टेम्परेचर और लैम्डा आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. वेवलेंथ और टेम्परेचर के आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. यही है वेन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ. ये क्या कहता है, द वेवलेंथ लैम्डा एम फॉर विच द एमिटेड ब्लैक फॉर विच एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम. मतलब वो लैम्डा एम की वैल्यू है ना जहाँ पे एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है. तो वो जो लैम्डा एम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के उस बॉडी के. तो लैम्डा 1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कर दिया हमने, टेम्परेचर. ठीक है, ग्राफ में भी दिख रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लैम्डा 1 कम था, जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है तो लैम्डा 1 बढ़ता जा रहा है. यहाँ पे कांस्टेंट लगाना है, इसको बी से डिनोट करना है कांस्टेंट. यहाँ पे लिख लो लैम्डा एम इक्वल्स टू बी बाई टी. बी को कहते हैं वेन्स कांस्टेंट और इस बी की वैल्यू ये होती है, इसको बुकलेट में लिखिए 2.9 इंटू 10⁻³ वेन्स कांस्टेंट. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा टी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा. सो दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इंपॉर्टेंट. ब्लैक बॉडी का रेडिएशन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होएगा वो ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. नाउ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. अब स्टीफन ने क्या, जो ब्लैक बॉडी होती है ना वो एनर्जी भी रेडिएट कर सकती है, मतलब एमिट भी कर सकती है, एब्जॉर्ब तो कर ही सकती है, एमिट भी कर सकती है. उस पर ये लॉ बना है, द एनर्जी एमिटेड बाय द परफेक्टली रेडिएटेड लेट सपोज ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में वो ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी रेडिएट कर सकती है, अपने टेम्परेचर की फोर्थ पावर, अपने टेम्परेचर की फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यानी H यहाँ पे लिखेंगे H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4. दिस इम्प्लाइज, अब प्रोपोर्शनल से हटा के लगाएंगे एरिया और सिग्मा. सिग्मा को बोला जाता है स्टीफन कांस्टेंट, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है, T इस बॉडी का टेम्परेचर है, A एरिया है और सिग्मा की वैल्यू फिक्स है. अगर ये बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, मतलब ये पूरी तरह लाइट को एमिट करवा सकती है, 100% एमिट करा सकती है, तो एक और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसको बोलते हैं एमिसिविटी. फार्मूला सेम है,
बस ए ई सिग्मा टी की पावर 4 लग जाएगा। ई यहाँ पे एमिसिविटी है, क्योंकि इस बॉडी के अंदर एबिलिटी है कि ये पूरी तरह से सारी की सारी एनर्जी को एमिट कर सके। ठीक है। इफ टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और टी एस टेम्परेचर सराउंडिंग का है, तो तब टेम्परेचर डिफरेंस फॉर्मूले में ऐड हो जाएगा। फॉर्मूला अभी भी वही है, ए ई सिग्मा, बस टी की जगह क्या लेना पड़ेगा, टी माइनस टी एस की पावर 4। टी एस जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अब ये डेरिवेशन है, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर इसको डिराइव करेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। यानी किसी, अब ये ब्लैक बॉडी की बात नहीं कर रहा, ब्लैक बॉडी का रूल स्टीफन लॉ है, वो ब्लैक बॉडी के लिए है, बस फोर्थ पावर वहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे जनरल किसी भी बॉडी की बात हो रही है कि किसी भी बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग, ठंडा होने का जो रेट है, वो डिपेंड करता है कि वो बॉडी और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर कितना डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो टाइम लगेगा कूल होने में, और बहुत कम डिफरेंस है तो बहुत कम टाइम लगेगा। यानी माइनस डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। प्रोपोर्शनल हटा के के लगा दिया। T2 जो है वो बॉडी का टेम्परेचर है और T1 जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पे ग्राफ में भी हमें समझाया जा रहा है कि जितना ज़्यादा टाइम टेम्परेचर डिफरेंस होएगा बॉडीज़ के बीच में, उतनी जल्दी ये कूल हो जाएगा। तो देखो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो टाइम बहुत कम लग रहा है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कम लग रहा है टाइम, यहाँ पे भी थोड़ा बढ़ गया। टेम्परेचर डिफरेंस घट रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस घट रहा है, टाइम बढ़ रहा है। इसका एग्जांपल सिंपल ही है, जैसे मान लो एक बॉडी, एक रूम है जहाँ एक एसी चल रहा है और इसके अंदर हमने टेम्परेचर एसी का 16 डिग्री है और बाहर 40 डिग्री है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो लॉस ऑफ हीट भी क्या होएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, जल्दी हीट लॉस होगी। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। वन बॉडी का, बॉडी 40 डिग्री पे है, अगर हमने यहाँ से कोई 40 डिग्री से अगर यहाँ 16 डिग्री वाले में जा रहा है तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग उतना जल्दी होगा। अगर यही रूम थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर का होता है तो टाइम लगेगा कूल होने में। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस। इसका प्रूफ करेंगे अभी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का हम प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से देखो। हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू के टी माइनस टी नॉट। टी जो है बॉडी का टेम्परेचर है, टी नॉट सराउंडिंग का है। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट की टर्म में डी क्यू का फॉर्मूला क्या होता था, एम एस डेल्टा डी टी, तो वो डाल दिया। बड़ा टी जो है टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है, इस तरफ सेम एज टीज रखा। इसके बाद डी टी वाली जो ये एम एस है माइनस एम एस दूसरी तरफ चला गया, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इसको कैपिटल के डाल दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया माइनस के बाई एम एस को बड़ा के डाल रहे हैं। टी माइनस टी नॉट वाली टर्म दूसरी तरफ आ गई और जो स्मॉल डी टी था वो राइट साइड चला गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1/t माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन क्या होएगा, लॉग टी माइनस टी नॉट, इस तरफ माइनस के, इसका इंटीग्रेशन टी। जब लिमिट ना दी हो तो क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं। अब लॉग दूसरी तरफ जाके एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है, तो लॉग उधर जाके ई बन जाएगा और उधर जो भी टर्म है वो उसकी पावर में लिखी जाएगी। तो एक फार्मूला ये और एक ये फार्मूला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन। तो ये था इस चैप्टर के बारे में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हमने सारी थ्योरी और डेरिवेशन कंप्लीट कर ली है। अब इसकी नेक्स्ट एनसीईआरटी करेंगे।